देखो आज का टॉपिक क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। देखिए हुआ था ऐसा क्या, सन 1842 ईस्वी में, कब, 1842 में एक वैज्ञानिक था, CF व्हीट स्टोन। CF व्हीट स्टोन ने एक परिपथ बनाया, जिस परिपथ का नाम है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु। मतलब बाद में सम्मानित करने के लिए इसी के नाम से ये जो परिपथ है, ये जो परिपथ है इसका नाम व्हीट स्टोन रखा गया, इसी के नाम से सम्मानित करने के लिए इसको, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिज जैसा है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिज जैसे होता है, जैसे हावड़ा ब्रिज हो गया, मतलब उस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसके लास्ट में क्या रखा गया, ब्रिज। मतलब बड़े बड़े ब्रिज में इसका हम लोग उपयोग करेंगे बनाने के लिए। होता क्या इसमें, इन्होंने क्या देखा इसके अंदर, इन्होंने इसके अंदर 4 गो प्रतिरोध लिया, कितना, 4 प्रतिरोध लिया था, जिसका नाम PQRS, ठीक है। तो 4 प्रतिरोध लिया, एक लिया गैल्वेनोमीटर, जिसको कि जी बोलते हैं, ये जी क्या, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। आगे चल के गैल्वेनोमीटर के बारे में बताएंगे। ये हो गया मेरा जी, गैल्वेनोमीटर है। और एक सेल लिया, और एक सेल लिया, 4 प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल। इसकी सहायता से इन्होंने एक परिपथ बनाया, जिस परिपथ का नाम क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, ये जो 4 प्रतिरोध है, इसमें 3 प्रतिरोध का मान दिया रहता है। 3 प्रतिरोध जो रहता है इसमें, 3 प्रतिरोध ज्ञात रहता है, और चौथा प्रतिरोध, चौथा जो रहेगा क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। और हमको इसी का मान निकालना रहता है, और हमको यही अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करना रहता है, निकालना रहता है। तो पूछा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। मतलब व्हीट स्टोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। समझ गए, तो व्हीट स्टोन क्या है, व्हीट स्टोन की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात मतलब जिसका मान नहीं दिया रहे, और ज्ञात मतलब जिसका मान दिया रहे, ठीक है। जैसे आपके सामने अगर 20 गो रसगुल्ला है, कितना, रसगुल्ला नहीं, आजकल गुलाब जामुन चलता है। मान लिया जाए भाई 20 गो गुलाब जामुन है, और आप लोग 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये होगा, अगर ये 4 आदमी, अगर एक को 5 रसगुल्ला मिलना है, ठीक है, इन्होंने 3 को दे दिया, इन्होंने 3 को दे दिया, तो चौथा को कितना मिलेगा, 5 को मिलेगा। आपके दिमाग में ये होगा कि मतलब अगर यहाँ पे एक को 5 मिला, तो सबको कितना कितना मिलेगा, 5 को मिलेगा, ठीक है। तो कहने करते हैं व्हीट स्टोन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, 3 को यहाँ पे ज्ञात है, चौथा को ऑटोमेटिक क्या होता है, मान निकालना रहता है इसी की मदद से, ठीक है। जब व्हीट स्टोन क्या रहता है, संतुलन अवस्था में रहता है। संतुलन अवस्था में जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, उससे मेरा धारा प्रवाहित नहीं होता है, धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो अब आता है व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इसको। तो अब आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज लिखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा साधारण परिपथ है, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा साधारण परिपथ है, लिखे, जिसमें 3 ज्ञात, हम लिख देते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन एक
ऐसा साधारण परिपथ है जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोध एवं जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोध एवं एक अज्ञात प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु कैसा साधारण परिपथ है जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोध एवं एक दो ज्ञात प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर एवं एक सेल आपस में जुड़े। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखना है इस परिपथ की मदद से और क्या प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। इस परिपथ की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इस लाइन से, से हम लोग क्या करते हैं, से हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो अब हम लोग इसका सिद्धांत लिखते हैं, इसमें सिद्धांत। ठीक है, आप लोग जल्दी से उतारिए। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, सेतु की संतुलन सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज के किसी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात, किसी का स्थान में यहाँ पे नहीं करते, अनुपात एवं अन्य दो भुजाओं में अन्य दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर। अर्थात आप लोग यहां से उतारिए, उसके बाद हम समझाते हैं ये चतुर्भुज क्या होता है और ये क्या होता है, ये आर क्या होता है। ठीक है, आप लोग जल्दी से उतारिए, उतारने के बाद हमको मैसेज कीजिए। लाइव कौन कौन है, हिमांशु, पल्लवी, अंजलि, वर्षा, रमन, सुरेंद्र, स्वाति, जसवंत, खुशी, गौरव, नितेश,
परवीन, काजल, धर्मेंद्र, कौन है ये, अनुषा या ये गए, मनमोहन, साक्षी, ओम, आशीष, अजय, प्रीति, रोहित, अंजलि। हो गया? हो गया, ठीक। देखिए इसमें हम लोग क्या समझे, ये तो लाइन आप लोग समझ गए होंगे कि बीट स्टॉप की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी सेल का या किसी परिपथ का क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात आता है ये, इसमें होता है कि इसका जो डिजाइनिंग जो होता है ना, चतुर्भुज जैसा होता है। इसमें क्या होता है ना, इसका डिजाइन कैसा होता है, चतुर्भुज जैसा। इसमें संलग्न भुजा रहता है ना, जैसे कि हो गया ये दोनों संलग्न भुजा हो गया। ठीक है, अगर इसके साथ यहाँ पे एक और जुड़ा रहे, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब जिसका एक छोर होता है ना, एक छोर क्या होता है, एक दूसरे से आपस में जुड़ा रहता है, ये दोनों क्या हो गया, संलग्न भुजा। इस पे जो प्रतिरोध रहेगा, इस पे जो प्रतिरोध रहेगा उसका अनुपात, ठीक है, और इधर जो दो भुजा रहेगा उसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें जो प्रतिरोध के रूप में प्राय जो नाम लिया जाता है पी क्यू आर एस का लिया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, यही हमको प्रूव करना है, यही इसमें क्या करना हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये कंडीशन कब होगा, जब सेतु बैलेंस कंडीशन में होगा, मतलब संतुलन अवस्था में रहेगा। ये संतुलन अवस्था कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर जी से क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो वो कंडीशन क्या होगा, मेरा बैलेंस कंडीशन होगा, मतलब संतुलन अवस्था में होगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं हम, बराबर में बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत पता है, तो आपको एक या दो नंबर में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग वहां पे घबराइएगा नहीं, यही आंसर लिख दीजिएगा। अब बनावट से बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, बनावट, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया, चार को प्रतिरोध लेना, एक का नाम पी, दूसरा क्यू, और ये आर और एस, ये चार प्रतिरोध है। इसके एक चतुर्भुज के चार भुजा के अंदर रख देंगे, उस चतुर्भुज के चार भुजा क्या होगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, पी क्यू आर एस। ये चार चतुर्भुज, चार प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर और पूरे परिपथ को एक शेयर के द्वारा हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आप लोग सब ऐसा फिगर देखते होंगे। याद आया? पी क्यू आर ए बी सी डी। फिगर बना लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे जो एक चतुर्भुज है, जिसकी भुजा क्या है, ए बी, बी सी, ए बी है, बी डी है, बी सी है, और क्या है, ए सी है। ये चार को भुजा है, और चारों भुजा पे क्या कर दिया है, क्रमशः रखे हैं पी क्यू एस आर करके, क्या रख दिया हम लोग, प्रतिरोध रख दिया। ठीक है, ये चार भुजा के ऊपर, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसमें बनावट में लिखने की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ चतुर्भुज के चार भुजा ए बी, बी डी,
डीसी एवं एसी पर क्रमशः क्रमशः पी क्यू एस एवं आर प्रतिरोध को रखा गया है, रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु बी एवं सी के बीच, ये जो पॉइंट है मेरा बी और सी, इसके बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, जोड़ा गया है। ठीक है, ये हो गया मेरा बराबर। ठीक है, बराबर में हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे 4 गो प्रतिरोध है पी क्यू आर एस, जिसके चतुर्भुज पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिए हैं। इसमें 3 का मान हमको ज्ञात है, मान लिया जाए इसका इसका और इसका ज्ञात रहेगा, हम ऑटोमेटिक इसका मान निकाल सकते हैं, या इसका अज्ञात रहेगा, ये तीनों का क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा, मतलब 3 का मान दिया रहेगा, चौथा मान हमको निकालना है, यही है ब्रिटिश ट्वेंटी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किसमें, व्यंजक पे, इसमें चलेंगे व्यंजक, मतलब जो हमको निकालना है। अब इस चलेंगे हम लोग व्यंजक। देखिए व्यंजक कैसे इसका निकलता है, एग्जाम में आएगा, ये 5 नंबर का है। ठीक है, मैसेज किसी का है क्या, ठीक है। अब व्यंजक को हम लोग को सही से देखना है, ठीक है, बाकी ये सब अगर नहीं भी लिखते तो चलता है, ठीक है, लेकिन व्यंजक आपको समझना बहुत जरूरी है। व्यंजक आइए समझते हैं। ठीक है, व्यंजक में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए व्यंजक में, देखिए ये जो आई धारा जा रहा है ना, आई धारा यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आपको 2 भागों में विभाजित हुआ। 2 भागों का अर्थ ये हुआ, मान लेते हैं इसमें धारा चल गया I1, इसमें कितना जाएगा, I2 चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, ये धारा जा रहा था इधर से I, और ये बट गया 2 भागों में, एक हो गया I1, दूसरा कौन हो गया, I2। तो मतलब बोल सकते हैं ना, किरचॉफ के प्रथम नियम से बोल सकते हैं, जो कि संधि का नियम है, तो बोल सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है, आई बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना किरचॉफ का प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, आई बराबर बोल सकते हैं I1 प्लस I2, इक्वेशन क्या हो गया मेरा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, ये जो I1 आगे चल के बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 गो पॉइंट मिल रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो मान लेते हैं क्या, इधर जा रहा है I3, कितना जा रहा है, इधर जा रहा है I3। जब इधर I3 जा रहा है, ये जो G जो है ना, ये भी एक प्रकार का क्या प्रतिरोध है, तो इसमें भी धारा दे देते, मान लेते इधर धारा दे I3, याद रखिएगा, एक में भेजे हैं I3 और एक में भेजे हैं I3। अब यहाँ पे समस्या इस पॉइंट पे, ये धारा जो I1 आया ना, ये धारा I1 इधर से आया, ठीक है, और ये मिला बी, बी पे मिलने के बाद एक धारा इधर जा रहा है जिसका नाम है I3, और एक धारा नीचे आ रहा है जिसका नाम है I2, मतलब जाने वाला 2 को है, आने वाला 1 को है, इसका मतलब जब प्रथम नियम यहाँ भी लग जाएगा, IG प्लस I3 प्लस I3, ये हो जाएगा ना मेरा। किरचॉफ का प्रथम नियम से क्या बोलता है, जितना धारा आएगा उतना ही जाएगा, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो जितना आ रहा है कितना I1 और जा रहा है कितना I3 और I2। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से जो है ये इधर से I3 हो गया, I3 मान लेते इधर से कितना निकल गया, I4 निकल गया, कितना निकल गया, I4 निकल गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि I1 बराबर कितना हो गया, IG प्लस I3, I1 का मान कितना हो गया, IG प्लस I3। अब देखिए यहाँ पे घटना क्या होता है, घटना यहाँ पे ये होता है ना, ये धारा और यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब तो विभवांतर, जब यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर आपस में बराबर हो जाता है ना,
बीच संतुलन कंडीशन में हो जाता है, मतलब बीच वाले से हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, बीच वाला का मान नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नगण्य कर देते हैं, मतलब बीच वाला जीरो के बराबर हो जाता है। आपको ऐसे भी पता है दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर जब सेम हो जाएगा ना, वीवी माइनस वीसी, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट ये भी 10 वोल्ट, कितना हो गया माइनस में, तो जीरो हो गया, मतलब बीच वाला का मान क्या हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, इसलिए बीच वाला हम लोग नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, इसको मिटा देते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि जब सेतु संतुलन संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में गैर मीटर से होकर धारा प्रवाहित जितनी होती है, आईजी को नगण्य अर्थात आईजी का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे कि आईजी का मान नगण्य हो जाता है, और आईजी का मान जैसे नगण्य हो गया तो आईजी का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आईजी का मान जब जीरो लेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, मतलब इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं I1 बराबर आईजी प्लस आई, इसको इक्वेशन कर देते हैं दो कर दिए तो समीकरण यहाँ से दो लिख देते हैं, समीकरण दो से, समीकरण दो से का मान कितना हो जाएगा मेरा, I1 बराबर कितना, आई थी प्लस आई थी, समीकरण तो मेरा यही है, ये तो हो मेरा आ गया जीरो, जब ये जीरो हो गया तो I1 बराबर कितना हो गया, आई थी, ये हो गया इक्वेशन कितना, तीन। पुनः ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए ये इस I4 के लिए, I4 के लिए क्या हो जाता है, आने वाला देखिए कौन है, इस पॉइंट पे आने वाला इधर से है I2 और इधर से क्या है IG, और जाने वाला एक ही चीज है I4, मतलब दो ये दोनों तो आ रहा है और ये जा रहा है, मतलब बोल सकते हैं I4 बराबर बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं I2 प्लस IG, और जो आने वाला है और जाने वाला कितना होगा I4, ये भी किरचॉफ के प्रथम नियम से, इसमें भी IG का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, I2 बराबर कितना हो जाएगा I4, ये भी हो गया मेरा इक्वेशन कितना, इक्वेशन हो गया ये 4, ठीक है, इक्वेशन हो गया मेरा 4, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो हमको मैसेज कीजिए, उसके बाद घटना कुछ नहीं है, बस यहीं तक मैंने समझना था हमको, कुछ मैसेज आया है, उतारा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है, ठीक, अब इधर मिटा देते हैं। देखिए अब घटना क्या होगा, अब हम लोग लगाएंगे इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम, कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, आराम से समझिए, कोई उतारिएगा नहीं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है, आपको पता है समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ क्या होता है, ई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो गो लूप है मेरा, एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो हम लोग लगा देंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप किसमें, ए बी सी ए में, ए बी सी ए में, दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी ए में, अब लूप लगा देंगे, आपको
पता है लूप का नियम क्या है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये ऐसे घुमा दीजिए, हम लोग ऐसे घुमा दिया, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका मुंडी देखना, इसका मुंडी और इसका मुंडी देखना, दोनों का व्यू देखना। जब एरो देखेंगे ना, ये एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पी प्रतिरोध है, पी को गुणा किसके साथ करेंगे, I1 के साथ, फिर धारा इसका ये I1, यहाँ पे लिख सकते हैं पी I1, P इंटू I1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, देखिए इसका ये तीर इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, मतलब ये किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये घूमते घूमते इसी सर्किट में इसको घूमना, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे धारा है और यहाँ पे प्रतिरोध क्या जी है, ये हो जाएगा मेरा IG इंटू जी, कितना हो जाएगा IG इंटू जी, ठीक है। अब फिर ये यहाँ पे आने के बाद फिर इधर चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसका तीर इधर नीचे की ओर और ये जाना चाहता ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा I2R, I2R हो जाएगा माइनस, होगा ना, बराबर हो जाएगा मेरा कितना जीरो, जीरो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इस जो सर्किट है, ये जो पूरा यहाँ से लूप है ना, इसमें सेल कहीं पे है, सेल कहीं पे नहीं। जब सेल नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे, सेल का मान मतलब ई का मान कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, इसमें है ही नहीं, इसी यहाँ पे, इससे आपको लेना देना नहीं, हम बात कर रहे हैं ABCA में, मतलब ये वाला, इसमें जब है ही नहीं तो इसका मान कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है, ये गया पी। चलिए इसको, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये IG भी तो मेरा खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, P1 माइनस I2R बराबर कितना हो गया जीरो, इसका मान कितना हो गया मेरा जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि IG बराबर जीरो, तो ये बराबर हो गया PI1 बराबर कितना हो गया I2R, ये इक्वेशन हो गया मेरा कितना 5, कितना इक्वेशन हो गया 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्किट, अब इस लूप की बात करेंगे, लूप कौन सा लूप, BDCB, BDCB में लूप क्या हो जाएगा मेरा BDCB में, इसमें भी हम लोग घुमाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे घुमा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करें हम, ये तीर नीचे आ रहा है, ये तीर बोल रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। मेरे अनुसार ये ऊपर जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, आ रहा है क्या, ये डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे माइनस लिखते हैं I2G, माइनस I2G, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव में, ये ऐसे जाकर ऐसे घूमता और ये ऐसे आ रहा है, ये पॉजिटिव में, इसका मतलब कितना हुआ I3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे क्यू हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ से ये जाके ऐसे घूमता और ये ऊपर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी माइनस में होगा, ये कितना होगा I4S बराबर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस लूप में भी क्या है मेरा विद्युत भागफल नहीं है, मतलब ई नहीं है, ठीक है। अब ये I2G दिखाई दे रहा है ना, ये I2G मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो I2G को मैं जीरो कर दूं, क्यों जीरो कर दूं, ये कैसा संतुलन अवस्था में पानी होगा, इसको मिला, तो यहां से लिख सकते हैं आप I2G तो मेरा जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा I3Q माइनस I4S, या फिर लिख सकते हैं संतुलन, इस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में I3 बराबर जीरो, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, I3Q बराबर क्या हो जाएगा I4S, ये हो गया इक्वेशन मेरा कितना 6, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया मेरा कितना 6 हो गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, अब इसमें भाग दे दीजिए, समीकरण 5 में 6 से भाग देंगे, समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देंगे, समीकरण 5 में 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 5 क्या Pi1 बटा हो जाएगा कितना I3Q बराबर हो जाएगा मेरा, फिर क्या I2R बटे कितना हो जाएगा I4S, हो जाएगा ना। ये हो गया इक्वेशन, हम लोग क्या जानते हैं, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं समीकरण, हम लोग ये जानते हैं कि I1 बराबर I3 किससे
ऐसे लिख दो समीकरण 3 एवं 4 से क्या जाना है, देखिए I1 बराबर क्या होता है I3 और I2 बराबर क्या होता है I4। समीकरण 3 और 4 में यही पर है, I1 का मान I3 के बराबर होता है, I2 का मान I4 के बराबर होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, इसीलिए समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, ये I1 और I3 आपस में बराबर है, मतलब तो कट जाएगा, क्या बचेगा P बटे Q बराबर क्या होगा R बटे S। यही हमको प्रूव करना है, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, यही व्हीटस्टोन सेतु जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। इक्वेशन पे मत जाइएगा, हो सकता है कहीं कहीं इक्वेशन पे नहीं मिल जाता, तो फिर इक्वेशन में आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन पे मत जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैसेज कीजिए। इसको उतारिए आराम से, किरचॉफ का हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग क्या देखे, इसमें 4 को प्रतिरोध रहता है, जिसमें 3 को ज्ञात रहता है, 1 को ज्ञात रहता है, तो उनको ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या है, उपयोग में यही लिखेंगे, इस ज्ञात प्रतिरोध का हम लोग मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। उपयोग में यही लिखेंगे कि इस परिपथ की मदद से हम लोग ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था, 1842 में व्हीटस्टोन ने अपने नाम से सम्मानित करने के लिए इसका नाम रख दिया व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो क्लास को करें तो बता देंगे। आराम से उतारिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, घर में उतार लेना। मनमोहन उतारा कि नहीं रे, मनमोहन का हो गया मतलब सबका हो गया, अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ पाए रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है।